तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम डाली डायनेस्टी के एम्परर को देख पाते हैं, जो कि लियांग के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल था। वो कहता है कि वाह, उस बंदे की टेक्निक कितनी ज्यादा भयानक थी, उसने तो मेरे इमॉर्टलिटी ब्रिज को घायल कर दिया। जिसके बाद वो अपने छोटे भाई जैंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस रन पर हुकूमत करने की अथॉरिटी देता हूँ, आज के बाद तुम यहाँ के एक्टिंग एम्परर बनोगे, और अगर किसी ने भी डाली के रूल्स को ब्रेक किया तो उस पर कोई रहम मत दिखाना। ये सुनकर जैंग उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगा कि बड़े भाई एम्प्रेस का क्या, वो मुझे तख्त पर बैठता हुआ नहीं देख सकती। तो एम्परर कहते हैं कि उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। तो जैंग वहाँ से रवाना हो गया। इधर एम्परर कह रहे थे कि हमारी व्हाइट जेड कैपिटल ने एक पावरफुल बंदे को मारने की कोशिश की, मगर आज पता चला कि हम उस लायक ही नहीं है कि किसी खतरनाक बंदे को हरा पाए। जिस पर एल्डर कहने लगे कि लियांग ने एकदम सही वक्त पर इस realm में एंटर किया था, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हमारी साजिश के बारे में उसे पहले ही किसी ने खबर दी थी। हमारे कॉन्टिनेंट में लगभग 100 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं। शायद उन्हीं में से कोई चाहता था कि हमारी डाली डायनेस्टी बर्बाद हो जाए, ताकि हमारे बाद वो लोग खुद इस ट्रेजर बॉटल कॉन्टिनेंट पर रूल कर सके। और इस बात से एम्परर भी पूरी तरह से अग्री थे। उन्हें भी पता है कि लियांग का यहाँ आना कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। तो कहने लगे कि वाह, क्या ही नफरत है, हजारों सालों बाद भी लोग एक दूसरे को खत्म करने के लिए ऐसी सारी साजिशें रचते। और उतने में सॉन्ग जिनशिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो काफी ज्यादा पैनिक होकर बताने लगा कि 12 फ्लाइंग सोर्ड्स में से 6 सोर्ड्स गायब हैं। मैं उन्हें समन ही नहीं कर पा रहा। तो एल्डर ने उसे मायूस होकर बता दिया कि वो 6 सोर्ड्स लियांग अपने साथ ले गया। जो सुनकर सॉन्ग जिनशिन काफी ज्यादा दुखी हो गया। तो एम्परर ने फटाफट से वहाँ पर एक साउंड प्रूफ शील्ड बना ली, ताकि वो अपने बेटे के साथ प्राइवेटली बात कर पाए। वो उससे कहते कि फ्लाइंग सोर्ड गई तो गई, उसका इतना गम क्यों मनाओ, तुम्हारी सोर्ड्स गई है ना कि किस्मत। जो सुनते साथ ही सॉन्ग जिनशिन अपने फादर पर गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था कि आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो, आपको भी पता है कि वो सोर्ड्स हमारी डाली डायनेस्टी का प्रोटेक्शन कवच थी, उनका यूज करके हम सदर्न कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर सकते थे। तभी एम्परर ने उसे अपने पास बुला लिया। वो कहने लगी कि नेशन का रूलर हजारों खतरों का सामना करता है, अगर तुम उन्हें सॉल्व करो तो तुम्हारा नेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर वो रूलर अपने मसलों को सॉल्व नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये है कि वो अपने नेशन की बागडोर संभालने के लायक नहीं। हमारे सामने जो हालात थे उसके लिए ना मैं तैयार था और ना ही हमारी डाली डायनेस्टी, मगर फिर भी मुझे इसका कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता चला कि हमने जिन्हें भी अपने साथ जोड़ा था वो सभी लोग हमारी गिरफ्त में हैं। वो लोग कल्टीवेट करके इमॉर्टलिटी को हासिल कर सकते। डाली डायनेस्टी कभी उनके रास्ते में नहीं आएगी, लेकिन उनके प्रोग्रेस की एक लिमिट होनी चाहिए। मैं इन माउंटेन्स के कल्टीवेटर्स को ये दिखाना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उन पर भी कुछ रूल्स लागू होने चाहिए, ताकि हमारे डाली की प्रजा में इतना कॉन्फिडेंस हो कि उन्हें जस्टिस मिलेगा। उन्हें याद रहेगा कि ये सो कॉल्ड इमॉर्टल्स उन्हें अपने पैरों तले कीड़े के जैसे मसल नहीं सकते। भले ही हम जिस जस्टिस की मांग कर रहे हो काफी छोटा है, मगर हमसे भी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज और नेशंस एग्जिस्ट करते, जो कि अपने माउंटेन इमॉर्टल्स के सामने गुलाम बन चुके हैं। मगर हम अपनी प्रजा को गुलाम नहीं बनने देंगे। हमारा ये बदलाव एक छोटे से जस्टिस से शुरू होगा और आगे चलकर यही मनमानी करने वाली इमॉर्टल्स पर लगाम कसेगा। हमारी डायनेस्टी के लिए कॉमन लोग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डाली डायनेस्टी एक तो मारी जाएगी या फिर विजयी होगी। तो ये मत समझो कि इस जंग में हमारी पूरी तरह से हार हुई। दरअसल हमने कई सारे डेटीज को हमारे साथ जोड़ लिया है, जो कि हमारी प्रजा पर कभी अत्याचार नहीं करेंगे। यहाँ पर एम्परर काफी ज्यादा घायल थे। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी प्रजा के लिए इतना भी नहीं कर पाए तो फिर हमने साउथ पर अटैक करने का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर हमें सदर्न कॉन्टिनेंट को हमारे ट्रेजर बॉटल कॉन्टिनेंट के साथ मर्ज करना है तो पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। एक बात याद रखो, हेवन उसे ही रिवॉर्ड देता है जो खुद को मजबूत बनाते। हमारी डाली डायनेस्टी ने जिस पाथ को चुना वो काफी ज्यादा लंबी और थका देने वाली होगी, इसलिए बस 6 तलवारों के जाने पर इतना नाराज मत हो। अगले 10 या 15 सालों तक तुम अपने अंकल सॉन्ग जैंग पर ही डिपेंड रहोगे। उसकी रणनीति को समझना और खुद को पावरफुल बनाना ही तुम्हारा मिशन होगा। बस खुद को पूरी तरह से सॉन्ग जैंग पर डिपेंड मत कर देना। जब तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल बनोगे तब वो खुद होकर ही तुम्हें एम्परर की रिस्पेक्ट देगा। और रही बात उस चिनपिंग की, तो वो बंदा काफी ज्यादा अलग है। इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा नफरत उसी से करते आए हो, मगर वो बंदा तो बचपन से ही मुश्किलों को फेस करते आ रहा और उन्हीं स्ट्रगल्स ने उसे मजबूत बनाया। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि चाहे उसके सामने कितना भी खतरनाक दुश्मन क्यों ना आ जाए, वो खुद को बचाने के काबिल है। उसकी बर्दाश्त
निराश की हद इतनी ज्यादा है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और शायद इसी वजह से तुम उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो। इनफैक्ट तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तुमने तो उसे अपना हार्ट डीमन ही बना लिया। तभी सोंग जिनशिन कहने लगा कि लियांग तो अब मॉर्टल रेल्म से जा चुका है, तो क्यों ना हम इसी मौके का फायदा उठाकर चेन पिंग को खत्म कर दे। अगर वो मारा गया तो मेरी लाइफ की सबसे ग्रेट थ्रेट एलिमिनेट हो जाएगी। जिसके बाद वो खुद को ही समझाता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब लियांग वापिस आएगा तब वो हमारी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी एम्परर उसे समझाते हैं कि मैं बस यही चाहता था कि मैं सभी माउंटेन इमॉर्टल्स के साथ हमारे मॉर्टल वर्ल्ड के रूल को डिस्कस करूं, ताकि मॉर्टल्स पर कोई अत्याचार ना हो पाए। मगर आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा ये काम, मेरे एफर्ट्स पूरी तरह से जाया हो गए। तुम खुद एक कमजोर मॉर्टल पर रहम नहीं दिखा सकते। तुम एक ऐसे बंदे को मारना चाहते हो जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और अब वहाँ से जाने से पहले एम्परर ने सोंग जिनशिन के हाथ पर अपने ब्लड से कुछ लिख दिया था, जिसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है। दरअसल इसका मतलब था स्मॉल पॉइजनस हार्ट 3। अगर इसे डिटेल में बताया जाए तो यहाँ पर एम्परर ने अपने बेटे को प्यार से नहीं बल्कि वार्निंग देकर समझाया था कि तुम्हारी चेनपिंग के प्रति जेलसी और एरोगेंस तुम्हारे लिए एक जहर बन चुका है, इसलिए ग्रो करो और मैच्योर बनो, वरना ये जहर तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक तरह की टीचिंग थी और अब वो वहाँ से रवाना हो गए। वो कहते हैं कि हजारों मीलों की जर्नी एक कदम से शुरू होती है, तो कोशिश करो कि तुम आगे बढ़ पाओ और टाइम पर खाना खा लिया करो। और अब एम्परर वहाँ से जा चुके थे ताकि वो अपने इमॉर्टलिटी ब्रिज को हील कर सके। अब अगले सीन में हम सन रुइन को देख पाते हैं, जो कि जिनशिन की मदर थी। ये बंदी चेनपिंग से आज तक फेस टू फेस नहीं मिली थी, मगर फिर भी उसके दिल में चेनपिंग के लिए जहर है, और इसी से हमें इस बंदी की ईवल और जेलस कैरेक्टर का अंदाजा हो जाता। यहाँ पर वो सुईजैंग से मिलने आई थी। वेल, लास्ट एपिसोड में ही हमने देखा था कि सुईजैंग की वजह से लियांग ने डाली डायनेस्टी को बख्श दिया, तो सनरुइन उससे कहने लगी कि तुम लियांग को पहले से ही जानते थे, इसीलिए तुमने जानबूझकर डाली डायनेस्टी की गेट को उसके लिए ओपन कर दिया, और तुम्हारी वजह से वो डाली डायनेस्टी की व्हाइट जेड कैपिटल तक पहुँच पाया। सो हमें इस बात का भी अंदाजा हो गया कि सनरुइन सिर्फ ईवल और जलकुटी ही नहीं बल्कि एक नंबर की बदतमीज और बेवकूफ थी। वो सुईजैंग से कहने लगी कि तुमने लियांग के साथ मिलकर चालबाजी की, इसके लिए तुम्हें मौत की सजा मिल सकती है। जिस पर सुईजैंग कहने लगा कि डाली का फॉर्मेशन हटाना जरूरी था, वरना उसे ब्रेक करने के चक्कर में लियांग सब कुछ तबाह कर देता। उसके पावरफुल सोड इंटेंट से कई सारे मासूम लोग मारे जाते, और इसी वजह से मैंने लियांग का रास्ता ओपन कर दिया ताकि डाली डायनेस्टी के कॉमन लोगों को बचा सकूं। तो वैसे देखा जाए तो तुमने यहाँ आकर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर तुम हो कि मेरी बुराई कर रही। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा ईवल तो तुम हो। मेरे ख्याल से अब सोंग जिनशिन तो फेल हो चुका है, तो तुम यही चाहती होगी कि सोंग जिनशिन जल्दी से मारा जाए ताकि तुम राजगद्दी पर अपने छोटे बेटे को बिठा पाओगी। जिस पर सनरुइन थोड़ी सी हेजिटेट होते हुए कहने लगी कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, आफ्टर ऑल सोंग जिनशिन मेरा बड़ा बेटा है। जिस पर सुईजैंग कहने लगा कि ये बात पूरे पैलेस को पता है कि तुम सोंग जिनशिन को ज्यादा पसंद नहीं करती, बल्कि तुम्हारा फेवरेट तो तुम्हारा छोटा बेटा है। और ये बात एम्परर भी अच्छे से समझ गए थे, इसलिए तो उन्होंने एक चाल चली। हमारे व्हाइट जेड कैपिटल के 13वें फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लाइंग सोड टालिस्मान बनाया गया था, मगर उसे तुम्हारी भरोसेमंद जनरल को दिया गया जिसका नाम था यांग हुआ। उस बंदी को पूरा यकीन था कि वो मेहनत करने के बाद कल्टीवेशन के अपर 5 realms में ब्रेक थ्रू करेगी, मगर हमारे एम्परर ने उस बंदी को एक रिवर गॉड बना दिया। उसे इमॉर्टलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन उसका फ्यूचर बस रिवर गॉडेस बनकर ही सीमित हो जाएगा। पता है एम्परर ने यांग हुआ के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि यांग हुआ तुम्हारे साथ काफी ज्यादा ईमानदार थी। तुमने उस बंदी के साथ मिलकर न जाने कितने ही सारे ईवल कामों को अंजाम दिया, और इसी वजह से एम्परर ने यांग हुआ को तुमसे दूर कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने हमारी डाली डायनेस्टी को पियून माउंटेन पर शिफ्ट करने का फैसला लिया था, और उस काम को पूरा करने के लिए हमें कई सारे माउंटेन्स और रिवर की शिफ्टिंग करनी पड़ती। तो इस काम को रोकने के लिए यहाँ पर लियांग नाम का आउटसाइडर पहुँच गया, जिसने सबसे पहला तुम्हारे ग्रैंड मास्टर असासिन्स को मार दिया था, जिसके चलते तुमने पियून माउंटेन पर डाली डायनेस्टी को शिफ्ट करने की जिद छोड़ दी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे एम्परर डायरेक्टली तो तुम्हारे कामों में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन वो तुम्हारा काम भी पूरा नहीं होने देते। तभी सनरुइन उनसे पूछने लगी कि बताओ एम्परर मुझे वार्निंग क्यों देना चाहते हैं? जिस पर सुईजैंग कह रहा था कि तुम सोंग जिनशिन को व्हाइट जेड कैपिटल का मास्टर बनाने के लिए काफी ज्यादा उतावली थी। तुमने सबको ये दिखाया कि तुम
अपने बड़े बेटे से बेपनाह प्यार करती हो। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि 12 फ्लाइंग सोर्सों से ही मिलनी चाहिए, मगर ये तो तुम्हारा सॉन्ग जिनशिन के लिए प्यार नहीं बल्कि एक साजिश थी। तुम अच्छे से जानती हो कि एक कैपिटल बनाने के लिए दो चीजें इम्पोर्टेंट है, एक तो है स्टेपिंग स्टोन और दूसरी है पिलर्स। तो तुम सॉन्ग जिनशिन को स्टेपिंग स्टोन बनाकर अपने छोटे बेटे को तख्त पर बिठाना चाहती थी। सॉन्ग जिनशिन बचपन से स्मॉल टाउन में पला बढ़ा। एम्परर का वफादार दोस्त सॉन्ग यूजैंग उसकी देखभाल करता था, तो तुमने उस बंदे को बिना एम्परर के ऑर्डर के ही मार दिया। इतना ही नहीं, उसे मारने के बावजूद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला, तो तुमने उसकी कटी हुई गर्दन को छुपा दिया। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने सॉन्ग यूजैंग को क्यों मारा। दरअसल तुम चाहती थी कि सॉन्ग यूजैंग सॉन्ग जिनशिन को स्मॉल टाउन में ही खत्म कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से तुमने उसे पनिश कर दिया, जबकि तुम्हें ये बात पता थी कि तुम एम्परर को क्रॉस कर रही हो। ये सब सुनकर सनरुइन काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी चालबाजी सुइजैंग एम्परर समझ गए थे। सो गाइस, अगर क्लियरली बताया जाए तो यहाँ पर डाली डायनेस्टी के दो वारिस हैं, सॉन्ग जिनशिन और उसका छोटा भाई सॉन्ग हे। लेकिन एम्प्रेस अपने बड़े बेटे को नहीं बल्कि छोटे बेटे सॉन्ग हे को पसंद करती थी और इसी वजह से वो सॉन्ग हे को तख्त पर बिठाने के लिए सॉन्ग जिनशिन को रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि सॉन्ग जिनशिन स्टेपिंग स्टोन बनेगा सॉन्ग हे का। यहाँ पर सुइजैंग कह रहा था कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूं तो ऐसी बेवकूफों जैसी हरकतें मत किया करो। तुम्हारी ही वजह से हमारी डाली डायनेस्टी पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी और उतने में वहाँ पर एक परिंदा पहुँच गया जो कि डाली के एम्परर का पैगाम लेके आया था। वो सुइजैंग से कहने लगा कि एम्परर ने तुम्हें आगाह किया है कि आइंदा से कोई गलती नहीं चलेगी। इस बार तुमने फॉर्मेशन को रिमूव किया था, लेकिन वो तुमने इसलिए किया ताकि तुम डाली के कॉमन लोगों को बचा सको और यही वजह है कि एम्परर ने तुम्हें माफ कर दिया। जिसके बाद वो परिंदा सनरुइन से कहने लगा कि एम्परर ने तुम्हें चांगचुआन पैलेस में जाकर कल्टीवेट करने का हुक्म दिया है। तुम यहाँ पर तब तक वापिस नहीं लौटोगी जब तक कि तुम अपर फायर रेल्म्स में ना पहुंच जाओ। सो गाइस, अपर फायर रेल्म्स की शुरुआत होती है छठी रेल्म के साथ। उस रेल्म को अचीव करने के बाद कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा समझदार और टैलेंटेड बन सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे कल्टीवेटर्स कभी दूसरों से जेलसी फील नहीं करते और यहाँ पर एम्परर ने जानबूझकर अपनी बीवी को इस लेवल को अचीव करने का मिशन दिया था ताकि वो पॉलिटिकल फैसलों में इंटरफेयर ना कर पाए और ना ही उसका छोटा बेटा सॉन्गहे कभी तख्त पर बैठ पाएगा। वो परिंदा उसे बताता है कि फिलहाल बैम्बू लीफ पवेलियन तुम्हारे अंडर था, लेकिन आज के बाद उस पवेलियन की अथॉरिटी सुइजैंग को दी जाएगी। अब सनरुइन की इतनी औकात ही कहा कि वो एम्परर के फैसले के खिलाफ जा पाए। वो परिंदा कह रहा था कि तुम्हारा छोटा बेटा सॉन्गहे स्टडी हॉल में ही रहने वाला है, वहाँ पर उसे पढ़ाई करने दो, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। और अगर चांगचुआन पैलेस में तुम्हें ज्यादा ही अकेलापन फील होने लगे तो अपने बड़े बेटे जिनशिन के साथ कल्टीवेट कर लेना। और ये सारे पैगाम डिलीवर करने के बाद वो परिंदा वहाँ से रवाना हो गया। इधर एम्प्रेस तो सीधे नीचे बैठ गई थी। दरअसल उसने अपने ही बड़े बेटे के खिलाफ साजिश रची, तो एम्परर ने उसे पनिशमेंट के तौर पर उसका पैलेस ही उससे छीन लिया। इतना ही नहीं, उसे अपने छोटे बेटे से भी दूर कर दिया। वो अपने बेटे से तब तक मिल नहीं पाएगी जब तक कि वो 5 अपर रेल्म्स पर ना पहुंच जाए और मेरे ख्याल से उस लेवल को अचीव करने के लिए इसे कई 100 साल लग जाएंगे। यानी कि ये बंदी पैलेस के किसी भी डिसीजन को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। उतने में ही सुइजैंग उसके जख्मों पर नमक रगड़ते हुए कहने लगा कि किसी को मारने से हमें बस उसकी कटी हुई गर्दन मिलेगी, लेकिन किसी के दिल को कुचलने से हमें अनंत काल तक चलने वाली सफरिंग को झेलना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि किसी को मारना तो आसान है, मगर किसी को हर्ट करना महंगा पड़ेगा। तुमने एम्परर को हर्ट किया तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। दरअसल सुइजैंग ने सनरुइन की सारी प्लानिंग एम्परर को बता दी थी और उसी की वजह से आज इस बंदी को पनिशमेंट मिली। तो एम्प्रेस उससे कहती कि सुइजैंग तुम काफी ज्यादा भयानक हो, जिस पर सुइजैंग कहता है कि मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब तो मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रहा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम सुइजैंग की यंग फॉर्म को देख पाते हैं। दरअसल ये वही बॉडी थी जिसके अंदर सुइजैंग की एक सोल का ट्रेस छुपा हुआ है। अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपको आइडिया आ जाएगी कि ये बच्चा सुइजैंग ही था। स्मॉल टाउन के मास्टर यांग उससे कहने लगे कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे और सुइजैंग के दरमियान मौजूद सोल कनेक्शन को ब्रेक कर दिया, जिस पर यंग सुइजैंग कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मेरे मास्टर की वजह से ही मेरी सोल इस बॉडी में ट्रैप हो चुकी। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक एक और बात है, मुझे हमेशा स्टडी करनी पड़ती। मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं तो बस पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। सच बताओ तो मैंने स्मॉल टाउन में आना ही नहीं चाहिए था। लोगों का मानना था कि स्मॉल टाउन एक पवित्र और लकी टाउन है, लेकिन ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी लकी साबित नहीं हुई। यहाँ आकर तो मेरी पूरी तरह से वाट लग गई। मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं उस चेन पिंग का डिसाइपल बन जाऊं। अब आप ही बताओ, मैं भला उस चेन पिंग से क्या ही सीखूंगा? उस बंदे को तो बस मिट्टी के पॉट बनाना ही मालूम है। सो गाइस, ये सीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि यहाँ पर सुइजैंग के हमने 2 फॉर्म देखे,
दरअसल ओरिजिनल सुई जैंग फिलहाल दिल्ली डायनेस्टी का एडवाइजर था और वहीं पर ये लिटिल जैंग स्मॉल टाउन में है। लेकिन सुई जैंग के मास्टर वेनशिंग ने इन दोनों के सोल कनेक्शन को ब्रेक कर दिया था, जिसके चलते अब ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल बन चुके थे। दरअसल मास्टर वेनशिंग चाहते थे कि यंग जैंग चेनपिंग से कुछ सीख पाए, लेकिन जैंग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहीं पर उसका गुस्सा देख ओल्ड यांग कहने लगे कि बच्चे, मेरे ख्याल से अब जवानी तुम पर छाने लगी है, इसलिए तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा। और उतने में जैंग के सामने ढेर सारी बुक्स पटकी गई, जो देखकर जैंग ओल्ड यांग पर चिल्लाने लगा। वो कहता है कि आपने ही मेरे मास्टर के पास मेरी बुराइयां की होगी, इसलिए तो मुझे पनिशमेंट के तौर पर इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। और अब हमें इस बच्चे के मास्टर दिखाए जाते थे, जो कि है वेनशांग। गाइस, ये बंदा एक सेंट है और यही मास्टर जीशांग और सुई जैंग के मास्टर थे। वेल, इन्होंने जीशांग को हेयर पिन गिफ्ट की थी, जो कि जीशांग ने बाद में चेनपिंग को गिफ्ट करी। वेल, यहाँ पर सेंट वेनशांग दिल्ली डायनेस्टी की तरफ निकल चुके थे, मगर बोट का सफर उन्हें ज्यादा रास नहीं आता। उन्हें तो उल्टियाँ करता हुआ देखो बोट वाला बंदा भी हंसने लगा। उनसे कहता है, बताइए एल्डर, आपको हमारे दिल्ली डायनेस्टी की सीनरी कैसे लगी? जिस पर वेनशांग कहते हैं कि बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो बंदा उनसे एक और सवाल पूछने लगा। वो कहता है, बताइए क्या दिल्ली डायनेस्टी नॉर्थ में सबसे ज्यादा पावरफुल है? जिस पर वेनशांग जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। उनका तो ये फनी और इनोसेंट सा अंदाज उस बोट वाले बंदे को काफी ज्यादा पसंद आया। तो बंदा मास्टर वेनशांग को बताने लगा कि दिल्ली डायनेस्टी की रिवर में कुछ ऐसी भी बोट्स है जहाँ पर आपको स्पेशल वाइन के साथ साथ खूबसूरत लड़कियों का डांस भी देखने को मिलेगा। तो बताए क्या आप वहाँ पर जाना चाहोगे? तो वेनशांग भी इंटरेस्ट दिखाते हुए कहने लगे कि क्या वो लड़कियाँ ज्यादा पैसे मांगती है? अगर वो जगह सस्ती रही तो मैं जरूर से वहाँ जाकर मजे करूंगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था, सीनियर, वाइन के साथ साथ डांस का कॉम्बिनेशन ये तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं मिलेगा। बोट में दाखिल होने के लिए आपको ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी जाकर वो लड़कियां आपको बोट में एंट्री देगी। तो वेनशिंग कहने लगे, ठीक है, फिर टाउन में जाने के बाद मैं अपने डिसाइपल से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। तुम्हें बता दूं, मेरे डिसाइपल के पास इतना पैसा है कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो गाइस, मेरे ख्याल से यहाँ पर मास्टर वेनशांग अपने डिसाइपल सुई जैंग का जिक्र कर रहे थे, जो कि फिलहाल दिल्ली डायनेस्टी का एडवाइजर बन चुका है। और अब यहाँ पर वो थोड़ी सी इमोशनल होकर उस बोट वाले से पूछने लगे कि बताओ क्या तुमने कभी क्लिफ एकेडमी के मास्टर जीशांग का नाम सुना है? जिस पर वो बोट वाले ने मना कर दिया। वो कह रहा था कि ना, मैंने तो ऐसे किसी पर्सन का नाम कभी नहीं सुना। अभी सुनते साथ ही मास्टर थोड़े से निराश हो गए। वेल, देखा जाए तो मास्टर जीशांग की वजह से दिल्ली डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी, मगर वहाँ के लोग उन्हीं के बारे में नहीं जानते। वो कहते हैं कि दिल्ली डायनेस्टी में इमॉर्टल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं। अगर मैं दिल्ली के बाहर किसी और कंट्री में जाता तो वहाँ के लोग मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे ढेर सारे ट्रेजर्स ऑफर करते, लेकिन दिल्ली डायनेस्टी तो कॉमन लोग और इमॉर्टल्स को एक ही तराजू में तोलती आ रही। जो सुनकर वो बंदा कह रहा था कि शायद आप भी किसी इमॉर्टल से फेस टू फेस मिले हुए हो। सच बताओ तो इतने सालों में मैं किसी इमॉर्टल से मिल नहीं पाया। मेरे ख्याल से इमॉर्टल इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और उतने में सेंट वेनशिंग ने अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। उस बोट वाले से कह रहे थे कि जो लोग अच्छाई की बातें करके इवल कामों को अंजाम देते हैं वही नेशंस के डीमन होंगे, और जो लोग कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन हमेशा अच्छे काम करेंगे वही नेशंस के पिलर होंगे। वेल, इनकी नॉर्मल बातों का भी एक गहरा मतलब था। उन्होंने जीशांग को नेशन का पिलर बताया। इधर वो बंदा तो उनकी पावर्स देखकर ही इमोशनल होकर सीधे घुटनों पर आ गया। उसने फॉर द फर्स्ट टाइम किसी इमॉर्टल को आमने सामने देखा था। मास्टर वेनशिंग उससे कहने लगे कि तुम दिल से काफी सच्चे हो, तो हमेशा अच्छाई की बात पर ही चलते रहना। अब इस यहीं पर कट होकर हम लियांग के गधे और लिन हुआ को देख पाते हैं, जो कि एक बोट पर काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं पर लिन शुआ चेनपिंग को बताने लगा कि लियांग ने मुझे एक वॉरियर बनने की सलाह नहीं दी, बल्कि वो तो चाहता है कि मैं कल्टीवेट करके ग्रेट डाओ को हासिल करूं। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा होगा। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि हाँ, मुझे भी लियांग की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। पता नहीं उसने तुम्हें ऐसा क्यों बताया होगा। तभी लिन शुआ से कहता है कि लियांग का सिल्वर गोल्ड काफी ज्यादा पावरफुल था और उसमें से वाइन पीने के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग बन गई। इनफैक्ट लियांग ने तो सिल्वर गोल्ड तुम्हें ऑफर किया था, मगर तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से तुमने ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जिस पर चेनपिंग कहता है कि मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचने के बाद ही एक्शन लेना प्रेफर करता हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। तभी लिन शुआ कहने लगा कि अब तो मुझे इस सफर में जरा भी मजा नहीं आ रहा। पहले लियांग हमारे साथ था, मगर वो भी अब जा चुका है। रही बात लिन और एल्डर जोंग की, तो वो भी बिना बताए यहाँ से चले गए। दरअसल चेनपिंग ने अपनी टीम को नहीं बताया कि लिन ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। वो कह रहा था कि लिन ने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो एक दिन उसी की वजह से उसके फादर मारे जाएंगे। उस लड़की के पास दुनिया का सबसे बेस्ट फादर है, मगर फिर भी वो उनकी जरा रिस्पेक्ट नहीं करती। ऐसे बच्चों का तो जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता।
तो लिनशुआ उससे कहता है कि शायद तुम इस दुनिया के हर एक पेरेंट्स को अच्छा समझते हो। जिस पर चिनपिंग कह रहा था सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेरेंट्स काफी अच्छे थे, वो तो हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेंगे। उसकी बातें सुनकर लिनशुआ को अपने पेरेंट्स की याद आने लगी। वो चिनपिंग से कहने लगा कि मेरा तो मानना कुछ अलग है, कुछ पेरेंट्स बस खुद के झूठे सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करते, उन बच्चों को हमेशा सप्रेस किया जाता। दरअसल लिनशुआ ऐसी बातें इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके फादर ने हमेशा उसे डोमिनेट किया है। और तभी एक बंदा लिनहुआ पर चिल्लाने लगा। वो कहता है कि तुम्हारे गधे ने हमारे यंग मास्टर पर अटैक किया, मगर वो बंदा झूठ बोल रहा था, जिसके चलते लिनहुआ ने चिनपिंग के पास जाकर रोना शुरू कर दिया। तो चिनपिंग उसे समझाता है कि रोने से तो कुछ नहीं होगा, पहला मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था। कि तभी एक मोटी औरत चिनपिंग से कहने लगी कि इस गधे ने मेरे बेटे पर अटैक किया है, लेकिन लिनहुआ बता रहा था कि ये बंदी झूठ बोल रही, दरअसल इसी के बच्चे ने मेरे शाओयांग पर हमला किया था। देखो तो उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, मगर फिर भी मेरे शाओयांग ने उस बच्चे पर कोई अटैक नहीं किया। तभी औरत चिल्लाते हुए कहने लगी कि शुक्र मनाओ मेरे बेटे पर अटैक नहीं हुआ, वरना यहाँ पर तो कयामत आ जाती, तुम सभी लोग मेरे बस एक ही ऑर्डर पर खत्म हो जाते। और तभी उस औरत का हस्बैंड कहने लगा कि बच्चों जाओ जाकर अपने पेरेंट्स को बुला लाओ। जिस पर चिनपिंग कहने लगा कि वो जिम्मेदारी मेरी है, बताओ मेरे बच्चों से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि तुम लोग उस पर इतना ज्यादा चिल्ला रहे हो। तभी बाओपिंग भी वहाँ आकर बताने लगी कि हमारे शाओयांग ने तो इस लड़के को टच भी नहीं किया था, मगर फिर भी उस पर इल्जामात लगाए जा रहे। तो उस मोटी औरत ने गुस्से में आकर बाओपिंग को पीछे की तरफ पुश कर दिया। अब ये सब देखकर चिनपिंग के तो मानो खून में ही आग लग गई थी। साथ ही औरत अपने चमचे को हुक्म देती है कि जल्दी से इस गधे को खत्म करके उसे समंदर में फिकवा दो और ये बच्ची हमारे साथ जाएगी, आगे चलकर ये मेरे बेटे की गुलाम बनेगी। तो लिनहुआ कहने लगा कि कोई मेरी शाओयांग को हाथ नहीं लगाएगा, ये लियांग का गिफ्ट है, चाहो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिस पर चिनपिंग कह रहा था कि तुमने तो कोई गलती की ही नहीं, तो फिर माफी किस बात की। जो सुनते साथ ही उस कल्टीवेटर ने सीधे चिनपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि चिनपिंग ने उसकी तगड़ी धुलाई लगा दी और फाइनली वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए उस बंदे पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे तो वो काफी दूर जाकर पटका गया। इनफैक्ट चिनपिंग तो उस औरत पर भी पंच हिट करने वाला था, मगर उसने जेंटलमैन के वे को ह्यूमिलेट करना सही नहीं समझा, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। तभी उस औरत का हस्बैंड चिनपिंग को धमकाने लगा कि मैं वानपिंग काउंटी का मिनिस्टर हूँ, मैं तुम पर कई सारे इल्जाम लगा कि तुम्हें हमेशा के लिए कैद करवा सकता हूँ। और उतने में उसके बेटे ने चिनपिंग को घायल कर दिया। इसी वजह से चिनपिंग अपने एक ही फटके में उस मोटी और उसके बेटे को नीचे पटक देता है। वो कह रहा था कि मैच्योर होने के बाद हम सभी ने सही और गलत में फासला करना सीखना चाहिए, लेकिन तुम इतने बड़े होकर भी तुम में जरा भी अकल नहीं आई। और तभी वहाँ पर एक मास्टर पहुँच गया। वो कह रहा था लड़के तुम्हें भी पता होना चाहिए कि कब फाइट को रोकना चाहिए। जिस पर चिनपिंग जवाब देता है कि मैं बस माफी की मांग कर रहा हूँ, अगर ये लोग मेरे दोस्तों से माफी मांग ले तो ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा। हालांकि वो मिनिस्टर तो माफी मांगना दूर चिनपिंग पर ही बैंडिट होने का इल्जाम लगा देता है। साथ ही वो मास्टर कह रहा था कि शायद तुम्हें अपने पंचेस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, मगर क्या तुम्हारे पंचेस मेरे लिंगशु सोड का मुकाबला कर पाएंगे। तो चिनपिंग ने लिनशुआ को इशारा कर दिया। यहाँ पर लिनशुआ चुपके से एक टैलिस्मान को बाहर निकाल लेता है। उतने में वो मास्टर अपने लिंगशु सोड को लेकर सीधे चिनपिंग पर अटैक करने रवाना हो गया, लेकिन लिनशुआ के टैलिस्मान में इन स्पिरिट की पावर थी, तो बंदा अपनी सोड के साथ साथ सीधे रिवर में फेंका गया। चिनपिंग उससे कह रहा था कि तुम इतने बुढ़े हो गए मगर तुम्हारे पास कोई उसूल नहीं, तुम तो इन कुत्तों के लिए अपना ईमान भी बेच चुके हो। जो सुनते साथ ही वो मिनिस्टर तुरंत ही चिनपिंग से माफी मांगने लगा। वो कह रहा था लड़की प्लीज हमें बख्श दो, हम दोबारा से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। थोड़ी देर में लिनहुआ भी चिनपिंग के सामने सॉरी बोल रहा था। तो चिनपिंग उसे बताता है कि सुई डायनेस्टी का ये सफर काफी ज्यादा लंबा होगा, रास्ते में हमें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो कभी भी किसी के सामने डरने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर लिनहुआ भी थोड़ा सा खुश हो गया। चिनपिंग उसे समझा रहा था कि अगर हमारा किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से मुकाबला हुआ तो वहाँ पर माफी मांग के पीछे हट जाने में ही समझदारी है, क्योंकि सरवाइव करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिंदा रहोगे तो उम्मीदें भी कायम रहेगी। वेल यहाँ पर चिनपिंग बिल्कुल मास्टर जीशांग जैसे साउंड कर रहा था और उतने में ये लोग चिनपिंग को बताते हैं कि तुम्हारी हेयर पिन तो गायब हो गई, थोड़ी देर पहला ही वो तुम्हारे सिर पर थी। तो चिनपिंग कहने लगा कि शायद किसी ने उसे
ही चुरा लिया। मगर उसकी फिक्र मत करो, उस हेयर पिन से ज्यादा उस पर लिखे गए 8 कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट थे जो कि मुझे अच्छे से याद है। तो मैं दोबारा से अपने लिए एक हेयर पिन कार्व कर लूंगा। और गाइज वही हेयर पिन हम सेंट वेंशिंग के पास देख पाते हैं। वेल आसान भाषा में समझाया जाए तो ये चेनपिंग के मास्टर हैं। वेल वो इतने सालों बाद इस दुनिया में वापस क्यों आई, ये एक फिलहाल मिस्ट्री है। वो हेयर पिन को पाउच में रखते हुए कहने लगे कि क्या 2 अलग अलग रास्ते एक मंजिल तक पहुंच पाएंगे। खैर ये तो तभी पता चलेगा जब हम सफर की शुरुआत करेंगे। मेरे ख्याल से ये आगे चलकर चेनपिंग को अपना डिसाइपल बनाएंगे। वही दूसरी तरफ चेनपिंग अपने सफर में कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा था। उसे अपना वक्त जाया करना बिल्कुल भी गवारा नहीं। और अब रात के समय ये लोग एक फॉरेस्ट में स्टे करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पर चेनपिंग कहने लगा कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे जैसी पढ़ाई की शुरुआत कर दूं, क्योंकि आगे चलकर हमें कई सारे लोगों से डिबेट करनी होगी। उस वक्त मेरे फैसले सही होने चाहिए। तो लियांग कह रहा था मेरे दोस्त तुम तो फाइटिंग में अच्छे हो, तो बताओ फिर तुम्हें स्कॉलर बनने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर तुम्हारी किसी के साथ नहीं जमी तो सीधे बैटल करना, उनके साथ लफ्जों की जंग लड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा। वहीं पर लिन शुआ भी उसे यही समझा रहा था कि अपने नेचर को मत बदलो, जो तुम्हारे दिल को सही लगे उसी को फॉलो करो। तो चेनपिंग कह रहा था कि मेरे ख्याल से मुझे स्कॉलर बनने के बाद ही रीजनिंग का तरीका समझ आएगा, और अगर बात करके भी काम नहीं बना तो फिर मैं अपने पंचेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। दरअसल एक इनर वॉइस मुझे अंदर से बताती रहती कि अगर मैं पढ़ाई करूँ तो मेरे पंचेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। उसकी बातें सुनते साथ ही लिन शुआ को याद आया कि ऐसी ही बातें मास्टर जीशंग ने उन्हें सिखाई थी, और यही सोच द ग्रेट वे ऑफ सेजेस में मेंशन की गई है। वहीं पर लिन हुआ को भी अपने फैमिली के मैटर्स याद आने लगे। दरअसल उसके फादर ने कभी भी उसकी मदर की साइड नहीं ली थी, क्योंकि उसकी मदर ने हमेशा ही दूसरों के साथ बेवजह झगड़े किए। उस वक्त लिन हुआ सोचता था कि उसका बाप तो एक नंबर का डरपोक है, मगर आज उसे रियलाइज हुआ कि उसके फादर तो एक जेंटलमैन है, और इसी वजह से उन्होंने कभी भी बेवजह किसी के साथ फाइट नहीं की थी। इसलिए वो भी अपने पेरेंट्स को याद करते हुए रोने लगा। वो कहता है कि शायद मेरे फादर मुझसे मिलने तभी आएंगे जबकि मैं एक स्कॉलर बन जाऊं। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि तुम इसलिए तो मेरे साथ आए हो, सुई डायनेस्टी जाने के बाद तुम जरूर से एक स्कॉलर बनोगे। वहीं पर बाओपिंग चेनपिंग को स्कॉलर्स की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स समझा रही थी कि कैसे एक स्कॉलर और नॉर्मल लोगों की सोच में फर्क होता है। और उतने में उसकी बॉडी से डिवाइन ऑरा रिलीज होने लगी, जो कि पूरे फॉरेस्ट में फैल रही थी। वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर एक घर था, तो बाओपिंग की ऑरा ने वहाँ के लैंटर्न्स को बुझा दिया। वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी, वो अपने एक स्कल को क्रश करते हुए कहती है कि किसने मेरे लैंटर्न्स को बुझा दिया, शायद मेरे माउंटेन पर कोई स्कॉलर आया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।